हाँ चंदू। रोहित सर आप ऑफिस में हैं क्या? चंदू सुबह के 7 बजे घर पर ही हूँ। रोहित सर आप घर पर हैं तो फिर ऑफिस में कौन है? वैभव बाबू होंगे, और कौन होगा? सर बाहर का मेन गेट खुला हुआ है, ऑफिस का ग्रिल वाला दरवाजा भी खुला हुआ है। रात को कोई आया था क्या? जब से मैं ड्यूटी पे हूँ तब से लेकर अब तक कोई नहीं आया। और सर रात को खुद वैभव बाबू से मैंने चाबियां ली थी और बाहर के सारे दरवाजे मैंने खुद लॉक किए थे। सर दरवाजों के ताले कुंडियों पर लटके हुए हैं। जा तू अंदर जाके देख तो, सब कुछ ठीक तो है? सर मैं अंदर जा ही नहीं सकता, वो ऑफिस के ग्रिल वाले दरवाजे के बाद वाला दरवाजा बंद है। तूने खोल के देखा? नहीं सर, मुझे डर लग रहा है। वैभव बाबू रोज इस वक्त वो उठकर आ जाते हैं खिड़की पर। वैभव बाबू, वैभव बाबू। मैंने मिलाया था नंबर, बेल जा रही है। चलो ठीक से याद कर, रात को कोई आया था? 12 बजे तक तो मैं जाग रहा था, उसके बाद गया था सोने। यस सर, मैं राहुल पुरोहित, मैनेजर जेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स। मैंने ही फोन किया था सर। वो हमारे अकाउंटेंट वैभव पवार जॉब ही नहीं दे रहे, फोन भी नहीं उठा रहे सर। आपने अंदर जाकर देखा? नहीं सर, अंदर से दरवाजा लॉक है और बाहर के दरवाजे के लॉक खुले हुए हैं। ऑफिस में किसी और के पास कोई दूसरी चाबी? 2 सेट है, लेकिन दोनों वैभव बाबू अपने पास ही रखते हैं। गावड़े, किसी चाबी बनाने वाले को लेके आओ। सर वैभव बाबू का कमरा ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर। तुम्हारे अकाउंटेंट वैभव पवार यहीं रहते हैं? जी मैडम, हमारे सेट ने ऊपर ही एक कमरा बनवा कर दिया है, उस तरफ। ये कवर्ड में जो लॉकर है, कैश होता है इसमें? जी। मुझे सिर्फ 3 महीने हुए इधर, मैंने ऑफिस ठीक से देखा तक नहीं है। शाम को 7 बजे आता हूँ, सुबह 9 बजे चला जाता हूँ। पूरा 14 घंटे ड्यूटी करता हूँ मैं। कातिल के पास पहले से चाबी थी। उसने पहले ग्रिल वाला दरवाजा खोला, फिर अंदर वाला दरवाजा खोला, अंदर गया, काम किया और बाहर निकलते वक्त कंपाउंड का मेन गेट भी खोला। यानी कातिल के पास तीनों दरवाजों की चाबियां थी। तो वो ऑफिस में से किसी ने दी होगी, मेरे पास तो कोई चाबी नहीं होती है। अबे लेकिन अंदर आने के लिए तो कंपाउंड की दीवार फाड़नी पड़ी होगी ना, या फिर तूने पहले से ही उसे कंपाउंड के अंदर छुपा कर रखा था? नहीं मैडम, इधर कोई भी नहीं था। ये लॉकिंग सिस्टम, उनका ऊपर से रस्सी फेंकना, ये हमेशा से होता है? नहीं, ये तो अभी 1.5 महीने पहले ही शुरू हुआ था। वैभव बाबू का एक्सीडेंट हो गया था तो उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, तब से वो ऊपर ही रहते थे। यहाँ का सेठ कौन है और कहाँ है वो? जसवंत दिघे, मुंबई में रहते हैं। कितने लोग काम करते हैं यहाँ? वैभव बाबू के अलावा हम लोग 7 लोग और काम करते हैं। वैभव की फैमिली में कोई रहता है यहाँ पे? नहीं सर, वो अकेले ही रहते थे यहाँ पर। उनकी फैमिली तो कोथरूड में रहती है। दरअसल हमारी काफ़ी सारी डीलिंग कैश में होती है, बहुत सारा कैश होता है, इसीलिए वो यहीं पे रहते थे। जसवंत सेठ को काफ़ी भरोसा था उन पर। कुछ लॉजिक बन नहीं रहा है। चंद्रकांत बाहर बैठता है, चाबियों के 2 सेट हैं जो अंदर वैभव पवार के पास थे। कौन अंदर आया और कैसे, और कांड करके बाहर भी निकल गया? समझ में नहीं आ रहा सर, चाबी किसी और के पास कैसे आ सकती है? तेरा ही नाम लिख कर गया है वो दीवार पे, राहुल। क्यों, कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर। लॉकर में कितना कैश था? कैश था, लेकिन कितने थे मुझे नहीं पता। वो वैभव बाबू की असिस्टेंट मोहिनी को पता होगा। लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर थे। अचानक हमला हुआ होगा। भयंकर वार 9 बार। कातिल को विक्टिम पे काफी गुस्सा रहा होगा। बिल्कुल। इतने घातक हमले के बाद भी इस वैभव पवार में कुछ जान बाकी रही होगी, जो खुद को घसीट कर दीवार पर नाम लिखा। हाँ,
फॉरेंसिक ने दीवार पर लिखी लेटरिंग वाले ब्लड का सैंपल टेस्ट किया, वैभव पवार का ही ब्लड है। खुद को घसीट कर लिखा, जाहिर है कातिल के जाने के बाद ही हुआ होगा, हमले और लूट के बाद। मैडम, चाबियों का दूसरा सेट तो यही इसी ड्रॉवर में रखा है जहाँ वैभव सर हमेशा रखा करते थे। कितना कैश मिसिंग है मोहिनी? 13,75,000 एग्जैक्ट। मैंने कल शाम को 35,000 रुपये ऐड किए थे। अब वैभव सर, ये शंभू स्टोर का अक्टूबर का हिसाब है, 35,000। हाँ, ये लो, ये लॉकर में रखो। मैडम, ये सारा कैश आज ही बैंक में डिपॉजिट होने वाला था। और ये बात इस ऑफिस में कौन कौन जानता था कि ये कैश आज डिपॉजिट होगा? सिर्फ वैभव सर, मुझे और पुरोहित सर को पता था कि इतना कैश आया। लेकिन मैडम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुरोहित सर वैभव सर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि ये सब तुम्हारे मैनेजर राहुल पुरोहित ने किया है? मैडम, और कौन कर सकता है? जसवंत बाबू के सबसे वफादार और ईमानदार कर्मचारी थे, राहुल पुरोहित ने ऐसा क्यों किया? इस वक्त हम सिर्फ इतना जानते हैं कि मरने से पहले वैभव जी ने दीवार पे राहुल, बस इतना लिखा था। राहुल पुरोहित से हम पूछताछ कर रहे हैं। राहुल पुरोहित? राहुल ऐसा नहीं कर सकता ताई। योगेश रामटेके, राहुल पुरोहित के पास तुम्हारा नंबर था, पंकज या पूर्णिमा जी का नहीं, ऐसा कैसे? हमारी पुरानी दोस्ती है। मैं अभी भी कहता हूँ राहुल किसी का खून वून नहीं कर सकता। वैभव जीजा जी का तो कतई नहीं। हाँ, धक्का तो बैठा है। वैभव पवार मेरा सबसे पुराना कर्मचारी, अच्छा काम करता था। खैर, चुराए गए पैसे रिकवर तो हो जाएंगे, नया अकाउंटेंट भी मिल जाएगा। कुछ दिनों के लिए काम गड़बड़ आएगा, लेकिन बाद में सब समझ जाएगा। आपके ऑफिस में आपके इतने पुराने अकाउंटेंट का कत्ल हुआ और आपको बिजनेस की पड़ी है। इंस्पेक्टर, ये मेरा इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस तो है नहीं, और मेरे छाती पीटने से जो कुछ भी हुआ है उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। बुरा तो लगता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। वैसे भी वो ऑफिस राहुल पुरोहित और वैभव पवार ही संभालते थे। आपके जनरल मैनेजर राहुल पुरोहित और वैभव पवार के बीच में क्या प्रॉब्लम थी? हाँ, काम को लेकर के दोनों में अनबन हुआ करती थी। राहुल पुरोहित का कई बार मुझे फोन आता था कि वैभव उसके काम में दखलंदाजी करता है, लेकिन कत्ल करने लायक कोई अनबन होगी ऐसा नहीं लगता मुझे। कत्ल करने लायक? हाँ, मतलब उतना सीरियस। लेकिन अगर वैभव ने मरने से पहले राहुल का नाम दीवार पे लिखा है तो उसका जरूर कोई इरादा या कोई मतलब रहा होगा, पर ना ऐसे ही तो कोई नहीं लिखता ना दीवार पे नाम। अनबन थी मेरी वैभव बाबू के साथ, लेकिन सर ये मर्डर करके मैं अपनी लाइफ बर्बाद क्यों करूंगा? मर्डर करने के बाद भी लाइफ बर्बाद नहीं होती राहुल पुरोहित। देखो तुम्हारा बैठला, मरने से पहले वैभव पवार ने दीवार पर कातिल का नाम लिख दिया, राहुल। करता कैसे मैं सर? मैं अंदर जाता कैसे? चाबियों के 2 सेट हैं और दोनों सेट आपको वैभव के पास से मिले। डुप्लीकेट चाबी? जनरल मैनेजर हो ना तुम, और ये सिक्योरिटी गार्ड चंदू, इस मर्डर और लूट में तुम्हारा पार्टनर है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। मैं घर पर था जब मुझे चंदू का फोन आया। सब बकवास। ये चंदू तुम्हारा पार्टनर है और ये फोन वोन ना सब नाटक है। कोई नाटक नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। चंदू की धुलाई शुरू होने वाली है, सब बक देगा वो। तुम सोच लो क्या करना है। अरे सर, जब मैंने कुछ किया नहीं तो क्या बकेगा वो? मैं तो एक मामूली आदमी है साहब, सिक्योरिटी का नौकरी मिला तो कर रहा था साहब। मैंने कुछ नहीं देखा सर। 4 डंडे पड़ेंगे ना तो जो नहीं देखा वो दिखेगा और जो दिखा था वो बकेगा। सिक्योरिटी का नौकरी तूने यही कांड करने के लिए लिया था? कल रात सोने का ढोंग किया। अब जल्दी से बता दे क्या हुआ था, वरना स्पेशल डंडा आएगा तेरे लिए और दांत पेट में होगा और पेट कहीं और। सर, वैभव सर के अलावा किसी के पास भी चाबियों तक की पहुंच थी तो वो पुरोहित सर हैं। बड़ी अजीब बात है सर, सभी ताले खोले गए हैं, तोड़े नहीं गए। आप लोगों को भी लगता है ये सब राहुल पुरोहित ने किया? सर, पूरा ऑफिस जानता है वैभव सर और पुरोहित सर के बीच में बहुत टेंशन थी। दरअसल दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था सर। लेकिन कैलाश, पुरोहित सर क्या खुद आकर ऐसा करेंगे? अरे खुद नहीं किया होगा तो किसी और से करवा दिया होगा, और वैभव सर ने मरते मरते पूरी दुनिया को उसका नाम बता दिया। ये वैभव पवार का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? रास्ता क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने उड़ा दिया। यही वो लॉ कॉलेज रोड पे। सर, एक और झोल है। क्या? यहाँ सीसीटीवी कैमरा है और फुटेज रिकॉर्डर गायब है। कहाँ है सीसीटीवी?
सर वो मैं बताता हूँ वो देखो वो सर ग्रिल के नीचे वायर के बीच में छुपा हुआ है ताकि किसी को पता ना चले कि सीसीटीवी कैमरा है। मैं मैडम से अभी यही कह रही थी कि अजीब बात है कि पुरोहित सर ने आपको सीसीटीवी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और रिकॉर्डर गायब है? हाँ सर, और रिकॉर्डर राहुल पुरोहित के कैबिन में ही रखा होता है। आइए सर, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अमर, इतने पैसे थे, ये मोहिनी को 100% पता होगा। तो पैसे की बात छोड़ो नहीं था, लेकिन ये पुरोहित सर ने सीसीटीवी कैमरा के बारे में बताया कैसे नहीं? कैलाश सर, एक बात करनी थी। हाँ बोल। वो कुलकर्णी बाबू का फोन आया था। कुलकर्णी है कहाँ हो? अभी तक आए नहीं है। सर, सीसीटीवी रिकॉर्डर हमेशा यही होता है, लेकिन अब नहीं है। पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया आप लोगों के ऑफिस में। और ये सीसीटीवी वाली बात राहुल पुरोहित ने बताई नहीं हमें। ऑफिस में सबको पता है कि पुरोहित सर के रूम में सीसीटीवी रिकॉर्डर है, ठीक जैसे सबको पता है कि पुरोहित सर वैभव सर से नफरत करते थे। अच्छा अच्छा, ओके। मुझे फंसाया जा रहा है सर। मुझे नहीं मालूम वैभव बाबू ने मेरा नाम क्यों लिखा। और ये जो भी तुम्हें फंसा रहा है वो ऑफिस के सीसीटीवी में दिख जाता है। यस, सीसीटीवी सर, आप चेक करिए ना सीसीटीवी, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन आया था और किसने किया खून वैभव बाबू का। एक्टिंग अच्छी कर लेते पर थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही। तुम्हारे ऑफिस का सीसीटीवी रिकॉर्डर तुमने कहाँ गायब किया? गायब मतलब? गायब मतलब गायब नहीं है तुम्हारे कैबिन में। ये नामुमकिन है। नामुमकिन तो तुम्हें लगा था, तुम्हारा पकड़े जाना, तुम्हारी असलियत का हमारे सामने आना, लेकिन वैभव पवार ने अपने खून से खूनी का नाम हमें बता दी। सर, ये जो भी है वो जानता है कि मेरी और वैभव बाबू की नहीं बनती थी। अगर वो तुम्हें जानता है तो तुम भी उसे जानते होगे। अब जरा हम भी उसे जान लें। अब जरा साफ साफ बताओ कि वो कौन है। हेलो शांता, सुन ध्यान से मेरी बात। मैं अभी थोड़ी देर में अपना फ़ोन ऑफ करने वाला हूँ, उसके बाद तू मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकी। हाँ, मैं सामने से करूँगा। मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ? और आपकी आवाज़ इतनी परेशान से क्यों लग रही है? अरे क्योंकि मैं परेशान हूँ। अब कुछ मत पूछ, मैं सामने से फ़ोन करूँगा तुझे, ठीक है? तू ख्याल रख रहा अपना। हेलो हेलो, मुझे नहीं पता वैभव बाबू ने मेरा नाम क्यों लिखा जबकि मैं वहां था ही नहीं। तो वैभव पवार ने तुम्हें जानबूझकर फंसा दी। एक मरते हुए आदमी ने सोचा कि मैं तो मर ही रहा हूं, जाते जाते राहुल पुरोहित को ही फंसा जाता। क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी बनती नहीं। हम दोनों की बनती नहीं थी, वो सिर्फ काम करने के तरीकों को लेकर। मारने या मरवाने वाली बात थी नहीं। मैं जनरल मैनेजर और वो अकाउंटेंट, उन्हें मुझे रिपोर्ट करना पड़ता था, जो बात उनको पसंद नहीं थी। माऊ, ऐसा नहीं होता है। यहां पर बिजनेस संभालने का काम मेरा है तो मुझे करने दीजिए प्लीज। आपको पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है ये शिरके स्टोर्स के साथ डील करने के लिए। शिरके स्टोर्स जो है, इनसे 10 लाख काउचने निकलवाने में मैंने कई पापड़ बेले थे। ये हमारे ब्लैकलिस्ट में है सर, आप रहने दीजिए। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता ब्लैकलिस्ट के बारे में? ये आउटस्टैंडिंग उसके पिता रामनाथ शिर्के की थी। संजय उनका बेटा है। पुरोहित सर, वैभव सर ठीक कह रहे। शिरके स्टोर्स वाले 1 नंबर के डिफॉल्टर्स हैं सर। मोहिनी जी, मैंने सलाह मांगी आपसे? यहाँ का जनरल मैनेजर मैं हूं। मैं सर, जसवंत जी के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है। उनको नुकसान हो रहा हो, मैं उन्हें आगाह भी ना करूं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं कल का पैदा हुआ दूध पिता बच्चा नहीं हूं। मैं जो कर रहा हूं मेरी समझ में आ रहा है। देखो बाबू, मैं आपका मान करता हूं, लेकिन ये मत भूलना कि इस एजेंसी का बॉस मैं हूं। आप मुझे रिपोर्ट करते हैं। आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, और मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, जो आपकी कुर्सी के प्रति नहीं, इस एजेंसी के प्रति है। ये कोई एकाध किस्सा नहीं था मैडम। पहले तो हर दूसरे दिन होता था, लेकिन बाद में रोज की चिक-चिक शुरू हो गई। पुरोहित सर का ईगो बहुत बड़ा है। और वैभव पवार? वैभव सर तो बहुत सीधे इंसान थे मैडम। वो हमेशा मुंह पर सच बोलते थे और कोई भी सिचुएशन हो उसे अच्छे से संभालते थे। वो संभालना तो वो पूरा ऑफिस चाह रहे होंगे,
लेकिन जसवंत डिगे ने जनरल मैनेजर बनाया राहुल पुरोहित को। वैभव को थोड़ी बहुत जलन तो हुई होगी राहुल से। वैभव सर जलने वालों में से नहीं थे, वो तो हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। मैं तो कहूंगी कि वो एक संत स्वभाव के इंसान थे। ये मोहिनी है ना, ये डेढ़ शाणी है। कैसे? उसने ना वैभव भाव पर जादू कर रखा था। जादू मतलब अमर तू बोलना। सर सब लोग बात किया करते थे कि मोहिनी ने वैभव भाव को फंसाया हुआ है, उन्हें अपने वश में किया हुआ है। अफेयर था? हाँ ऐसा ही कुछ। तो फिर मर्डर क्यों हुआ होगा? पैसों के लिए, या फिर इस मोहिनी का कोई दूसरा प्रेमी बन गया था? शादी हो गई थी? मोहिनी डिवोर्सी है सर। लगभग 4 साल पहले उसने ऑफिस ज्वाइन किया था, और सर जब से उसने ऑफिस ज्वाइन किया था ना, तब से वैभव भाव उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे। कैश की डिटेल्स भी पुरोहित सर से ज्यादा पता होती इस मोहिनी को। और सर मोहिनी सबसे लास्ट में घर जाती थी ऑफिस से। सर देर तक वैभव भाव के साथ रहती, अक्सर दरवाजा अंदर से बंद रहता। बंद कमरे में क्या अकाउंट्स होता था किसी को पता नहीं चलता। घंटों तक दरवाजा खुलता ही नहीं। ऑफिस से घर जाने का सबका एक फिक्स टाइम होता था, पर मोहिनी के लिए नहीं, वो बैठी रहती। पता नहीं ऐसा भी क्या काम होता था। और वैभव भाव के एक्सीडेंट के बाद तो मतलब पूरा प्यार उमड़ रहा था, बड़ा ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन विदाउट फेल 8 बजे से पहले निकल जाती। क्यों? 8 बजे ऐसा क्या होता? अनीता, अमर, क्या होता था 8 बजे? 8 साढ़े 8 बजे वैभव भाव के घर से खाना आया करता था। वैभव भाव की यही बात हमें बहुत खटकती थी कि आदमी की बीवी है, बेटा है, शहर में घर है, फिर भी ऑफिस में रहता है। घर से खाना कैसे आता था? वैभव भाव को बेटा पंकज लाता था सर। ताई, बॉडी कल सुबह तक मिलेगी ऐसा करके बोला। योगेश, तू ऐसा कैसे बोला रे कि राहुल पुरोहित कुछ कर नहीं सकता? क्योंकि ताई, राहुल को मैं आज से नहीं जानता, सालों से जानता हूँ। जीजाजी की जेडी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ज्वाइन करने के पहले से। लेकिन बाबा ने खुद उसका नाम लिखा दीवार पे, अपने खून से। योगेश मामा जी, अपने खून से। किसने कहा कि वो लिखावट जीजाजी की है? बता पंकज, कोई जबरदस्ती भी तो लिखवा सकता है पुलिस को गुमराह करने के लिए, शायद राहुल को फंसाने के लिए। सर 12 साल लग गए मुझे इस जनरल मैनेजर की पोजीशन में पहुंचने में। बहुत जूते घिसे सर। हर जॉब पर कहीं ना कहीं किसी के साथ ईगो इश्यूज रहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आप जाके पूछिए सबसे, मरवाया मैंने किसी को लाफा तक नहीं मारा। वैभव पवार ने मरने से पहले तुम्हारा नाम लिखा है, राहुल। सीसीटीवी रिकॉर्डर भी तुम्हारी कैबिन से गायब हुआ। सर मुझे पक्का यकीन है कोई और है जो ये खेल खेल रहा है और मेरे कंधे से गोली चला रहा है। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने लाश की उंगली पकड़कर लिखवाया हो मेरा नाम। और सर इस दुनिया में राहुल मैं अकेला थोड़ी ना हूं। पर ऑफिस में तो तुम ही एक राहुल हो ना। एक सेकंड सर, हमारी ऑफिस में एक और राहुल है। क्या? लेकिन अजीब बात है, किसी ने ऑफिस में आप लोगों को बताया नहीं। हो सकता है ना सर, जैसे मैं आपको सीसीटीवी के बारे में बताना भूल गया, वैसे ही ऑफिस में सब लोग आपको राहुल कुलकर्णी के बारे में बताना भूल गए। कौन है ये राहुल कुलकर्णी? हमारा ट्रांसपोर्ट इंचार्ज राहुल कुलकर्णी। ये तुम अब बता रहे हो दीपक? इतनी बड़ी बात? मैडम, मैंने कैलाश सर को बताया था कि कुलकर्णी भाऊ ऑफिस नहीं आए हैं, और ऑफिस में सब उनको कुलकर्णी भाऊ बुलाते हैं, कोई उनको राहुल नहीं बुलाता। लेकिन उनका भी नाम राहुल है। तो इस राहुल कुलकर्णी ने सिर्फ फोन किया, वो ऑफिस आया ही नहीं? नहीं आया मैडम, शायद आप लोगों को बाहर देखकर उन्होंने मुझे कॉल किया होगा। हाँ कुलकर्णी भाऊ, आप कहाँ हो? अरे दीपक, ये पुलिस का माजरा क्या है? क्या हुआ ऑफिस में? वो वैभव भाव का मर्डर हो गया कुलकर्णी भाऊ। मर्डर? और मैनेजर साहब को अंदर कर दिया है। मैनेजर साहब? क्यों मतलब? अरे एक तो उनका आपसी खुन्नस तो था ही, और ऊपर से वैभव भाव ने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर राहुल लिख दिया। तभी मुझे खनका ही नहीं कि कुलकर्णी भाव का भी नाम राहुल है। और मैडम वैसे इस राहुल कुलकर्णी के भी कुछ कम पंगे नहीं थे वैभव भाव के साथ। किस बात को लेकर? पैसे को लेकर। और इतनी लेट ये बात बताई जा रही है।
मैडम मुझे मेरे पति ने ऑफिस के मर्डर के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बताया कि गायब हो रहा हूँ, फोन बंद कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन क्यों ये नहीं बताया? नहीं मैडम नहीं बताया, मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहे थे। ओ शांताबाई राहुल कुलकर्णी, जुर्म में मुजरिम का साथ देना या फिर उसे पुलिस से बचाना भी एक जुर्म ही है, कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। नहीं मैडम आप ऐसा मत कहिए, मेरे पति मुजरिम नहीं है, वो किसी का मर्डर नहीं कर सकते। राहुल कुलकर्णी पे रेड अलर्ट इशू कर दिया है। मैनेजर राहुल पुरोहित पे नजर रखो, क्लीन चिट नहीं दे सकते उसे। हो सर सर एक और एंगल सामने आया। मोहिनी काले और वैभव पवार का अफेयर ऑफिस वालों से पता चला। कुछ है इस एंगल में? मर्डर की वजह? सर मोहिनी की तरफ से तो नहीं, लेकिन वैभव पवार की फैमिली की तरफ से हो सकता है। कौन? वैभव पवार का बेटा पंकज या उसका साला योगेश? सर ऑफिस के बाकी लोगों का कहना है कि पंकज रोज तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच में अपने फादर को खाना देने के लिए आया करता था, और वॉचमैन चंद्रकांत ने अब जाके बताया कि उस रात ऑफिस में आने वाला आखिरी आदमी पंकज था। जी साहब, पंकज सबसे आखिर में आया था, मैं डर गया था इसलिए आपको बताना भूल गया। आगे बोल। पंकज ऊपर गया, खाना देकर नीचे लौटा, तब वैभव बाबू ने मुझे चाबियां दी थी और मैंने दोनों गेट बंद कर दिए थे। ये पंकज वापस लौटा होगा? 12 बजे तक तो नहीं, उसके बाद मैं सोने चला गया था। मुझे नहीं पता साहब कि उसके बाद क्या हुआ होगा। बाप का अपनी असिस्टेंट मोहिनी के साथ अफेयर हुआ और जवान बेटे ने बाप को मार डाला। नामुमकिन तो नहीं है, गुस्सा और नफरत सालों से जमा हो रहा होगा। एक आदमी अपनी बीवी और बेटे के होने के बावजूद भी अलग रह रहा है। जो प्यार जो इज्जत बीवी को मिलना चाहिए वो अपनी जवान प्रेमिका को दे रहा होगा। गुस्से में बेटे ने मार दिया होगा। दीवार पर राहुल लिखा हुआ, ऑफिस में 2 राहुल। जनरल मैनेजर राहुल पुरोहित हाथ में था, ट्रांसपोर्ट मैनेजर राहुल कुलकर्णी फरार। अब एक तीसरा एंगल उभरा था, वैभव पवार का बेटा पंकज। क्या मोहिनी के साथ अफेयर कत्ल का मकसद था, या सिर्फ 13,75,000 की चोरी, या दोनों, या कुछ तीसरा? सर, चुराए गए पैसों के लिए शांता कुलकर्णी के घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं निकला। बयान डगमगा रहा? रत्ती भर भी नहीं सर, अटकी हुई है अपने बयान पर कि उसे कुछ नहीं मालूम। छोड़ दो उसे, घर जाने दो। उसे लगने दो कि वो बच गई, पर उस पर नजर रखवाओ तगड़ी। और इस शांता का फोन भी टैप करो, राहुल कुलकर्णी से फोन जरूर करेगा। शांता, तुम घर जा सकती हो। मतलब वो असली कातिल पकड़ा गया क्या? हाँ, दीवार पर जो राहुल लिखा हुआ था उसका तुम्हारे पति राहुल कुलकर्णी से कोई लेना देना नहीं था। हाँ सर, गया था मैं उस रात बाबा को खाना देने, करीबन 8 बजे थे। पिछले 1.5 महीने से रोज जाता था। वो बाबा को हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ था, पहले भी कई बार गया हूँ मैं। तो ऑफिस के सभी गेट्स की चाबियां भी रही होंगी तेरे पास। तेरे बाबा के पास चाबियों के 2 सेट थे, तेरे पास भी चाबियां होंगी। नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हो? मैंने मारा मेरे बाबा को? मोहिनी के साथ तुम्हारे बाबा के अफेयर को लेकर रंजिश तो रही होगी पक्का? बाबा का अफेयर उनके असिस्टेंट मोहिनी के साथ? असिस्टेंट मोहिनी के अलावा ऑफिस में कोई दूसरी मोहिनी भी है? बस बाबा ने खाना खाया और मैं वहां से निकल गया। चाबियां का एक सेट तुम्हारे पास है, तुम 12 बजे के बाद लौटे? सबसे पहली बात, मेरे पास चाबियों का कोई सेट नहीं है। और मान लीजिए अगर मेरे पास चाबियों का सेट होता भी तो क्या फायदा? कंपाउंड का मेन दरवाजा तो अंदर से बंद होता है, तो ऐसे में मैं अंदर कैसे दाखिल हो पाता सर? दाखिल तुम हुए थे, तुम बताओ। दीवार फांद के। ऐसे ही दाखिल हुए थे ना? मैंने बाबा खोए अपने, शोक मना रहा हूं, फिर भी मेरा कॉमन सेंस घास चढ़ने नहीं गया। चलो मान लेते हैं कि वो दीवार फांद के मैं अंदर आया,
पर सर आप ये सोचिए, अगर मेरे पास चाबियां होती और मुझे दीवार फांद के ही अंदर आना होता, तो सर मैं ऑफिस का दरवाजा और मेन कंपाउंड वाला दरवाजा खोल के क्यों जाता? जिस तरह दीवार फांद के अंदर आया था उसी तरह दीवार फांद के बाहर चले जाता। इससे राज और गहरा नहीं हो जाता सर? तुमने दीवार पर सिर्फ राहुल लिखा, ये जानते हुए भी कि ऑफिस में दो राहुल हैं। क्यों? ताकि हम उन दोनों राहुल के पीछे पड़े, उन्हें खंगालते रहें और कुछ ना मिले। उसी तरह ये दीवार फांदना, दरवाजा खुला रखना, सब उसी मकसद से किया गया। सर ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, ये सब आप लोग संभालिए ना। मुझे बस इतना पता है कि मेरे बाबा का कत्ल हुआ है, और अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो साबित कीजिए सर। फिलहाल मुझे जाना है, मैं जाऊं। ये क्या बोल रहे हैं आप मैडम? बड़े भाई समान थे वैभव सर, उनके साथ अफेयर, ये आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं? ये बात आपको जरूर उस घटिया अनीता ने बताई होगी। अफवाह मास्टर है वो। वैभव पवार के करीब नहीं थी तुम? मैडम करीब होना और अफेयर होना क्या एक ही बात है? लोग पहले करीब आते हैं, उसके बाद अफेयर होता है मैडम। कभी खुलेआम, कभी बंद दरवाजे के पीछे। सर आप हद पार कर रहे हैं। वैभव पवार दुनिया पार कर चुका है। मैडम मैं आपको बता चुकी हूँ कि वैभव सर एक संत आदमी थे। मेरा डिवोर्स हो चुका था। मेरे अकाउंट में और मेरे पर्स में 100 रुपए तक नहीं थे। तब मुझे तकदीर से ये नौकरी मिली, और जब वैभव सर को पता चला कि मेरी हालत कितनी खस्ता है, तब उन्होंने मेरी मदद की, इंसानियत के नाते, एक बड़े भाई के नाते। ये नौकरी आपको वैभव पवार की वजह से मिली थी? पहले से करीब थे आप दोनों? जी नहीं, मुझे नौकरी अपनी तकदीर से मिली थी, और मैंने अपनी मेहनत से अकाउंटिंग सीखी थी, और वैभव सर ने बहुत ही शिद्दत से मुझे अकाउंटिंग सिखाई थी। बहुत उपकार है उनके मुझ पर। काफी देखभाल की थी तुमने वैभव के एक्सीडेंट के बाद? वो तो रूम में पड़े रहते थे। वो मेरे बॉस थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो अकेले रहते थे, तो मैं उनकी देखभाल नहीं करती तो और कौन करता? उनकी पत्नी पूर्णिमा जी, या फिर उनका बेटा पंकज? हाँ जरूर, और वो कर भी रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर रहते तो नहीं थे ना मैडम। और जब मैं ऑफिस में होती तो मैं उनकी देखभाल करती थी। और मैडम वो मेरे साथ अफेयर करने के लिए यहाँ पर नहीं रहते थे, वो मेरे आने के 10 साल पहले से ही ऑफिस में रहते थे, क्योंकि दिगे सेठ उन पर पूरा भरोसा करते थे। और मैडम मुझे गोल गोल बात करने की आदत नहीं है। अगर मेरा वैभव सर के साथ कोई अफेयर होता, या फिर अगर मैं उनके साथ सोती, तो मैं आपको साफ साफ बता देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर पंकज ने ये अफवाह सुनकर उसके पिता का कत्ल किया है, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा वैभव सर के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो मेरे बड़े भाई जैसे थे और कुछ नहीं। पंकज पवार हमारे रडार पर था। राहुल पुरोहित को अब तक क्लीन चिट नहीं दी थी। योगेश शांटेके पर भी हमारा शक बना रहा। वो वैभव पवार का साला भी था और राहुल पुरोहित का दोस्त भी। क्राइम सीन पर लिखा गया राहुल, क्या ये वैभव पवार ने खुद लिखा था या कातिल ने हमें गुमराह करने के लिए लिखा था? इस पर अभी कोई लीड हमारे सामने नहीं आई थी। हेलो हेलो शांतम, मैं बोल रहा हूँ। राहुल कहाँ हो तुम? वहाँ सब कैसा है? पुलिस मुझे अभी भी ढूंढ रही है क्या? पुलिस अब तुम पे शक नहीं कर रही है राहुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने असली कातिल को पकड़ लिया। तुम घर लौट आओ। मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए कब का इंतजार कर रही थी। तुम पहले अपना फोन चालू करो और जल्द से जल्द घर लौट आओ। सर, राहुल कुलकर्णी ने शांता कुलकर्णी को पीसीओ से फोन किया। पीसीओ की लोकेशन पुणे स्टेशन के पास की है। चलो चलो जल्दी, रेलवे स्टेशन। साहब मैं भाग नहीं रहा था साहब, मैं घर वापस लौट रहा था साहब। तेरी घर वापसी के लिए आए, ऐसा लौटाएंगे तुझे, फिर कभी घर नहीं छोड़ेगा। मैडम आपने ही कहा था कि मेरे पति निर्दोष है, कातिल पकड़ा गया है। कातिल तुम्हारा पति है शांता, और अब उसे हमने पकड़ लिया है। मैडम मेरे पति किसी का कत्ल नहीं कर सकते मैडम। मैंने आपको बोला भी था कि वो 4 दिसंबर की रात को घर पर थे, कहीं नहीं गए। मैडम मेरी बात सुनिए मैडम। साहब मैं इसलिए भागा क्योंकि मुझे लगा कि टॉर्चर होगा, और डर के मारे में वो सब कबूल कर लूंगा जो मैंने कभी किया ही नहीं साहब। बड़ा तजुर्बा तुझे हमारे टॉर्चर का। पहले भी कई बार अंदर गया होगा, हिस्ट्री रही है तेरी। अरे नहीं साहब, अब किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में। मैं जेडी ऑफिस में सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम संभालता हूँ। आज तक 1 पैसे का झोल नहीं गया साहब, कोई मुझे फंसा रहा है साहब। ये बताओ डुप्लीकेट चाबी कहाँ से बनवाई, कब बनवाई? कौन सी डुप्लीकेट चाबी साहब? कंपाउंड के गेट की चाबी, ग्रिल वाले दरवाजे की चाबी,
ग्रिल वाले दरवाजे के बाद के दरवाजे की चाबी। मैं कोई चाबी नहीं बनवाई साहब। अरे वैभव भाव ने कभी मुझे कोई चाबी ही नहीं दी साहब। फिर भी शातिर क्रिमिनल की तरह फोन स्विच ऑफ किया, अंडरग्राउंड रहा। टॉर्चर की तरह से साहब। लेकिन आप मुझे मारिए मत साहब, मैं सब कुछ कबूल करता हूँ साहब। मैंने खून किया साहब, मैंने खून किया, मैंने पैसे चुराए साहब। और वैभव पवार ने दीवार पर तेरा ही नाम लिखा। हाँ वो भी साहब, वो भी। वैभव भाव मुझे कुलकर्णी के नाम से बुलाते थे और राहुल पुरोहित को पुरोहित सर का भी बुलाते थे। तो बड़ी अजीब बात है साहब कि उन्होंने दीवार पर राहुल लिख दिया साहब। क्या कह रहा तू? सब कोई मुझे फंसा रहा है। तो वैभव भाव ने दीवार पर नहीं लिखा होगा साहब। सारा ऑफिस मुझे कुलकर्णी के नाम से बुलाता है साहब। राहुल तो कोई बुलाता ही नहीं है और वैभव भाव तो कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं कल पूरा दिन यही सोचता रहा कि कौन हो सकता है। तो फिर बता, पूरा दिन क्या सोचा, कौन हो सकता? साहब मुझे नहीं पता साहब, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है साहब। सर कुलकर्णी बात तो सही कह रहा है। वैभव भाव राहुल कुलकर्णी को सिर्फ कुलकर्णी करके बुलाते और राहुल पुरोहित को पुरोहित सर करके बुलाते। ऑफिस के बाकी सब हो मैडम, बात तो सही है। पुरोहित सर और कुलकर्णी यही कहकर बुलाते थे। सर फॉरेंसिक टीम का कहना है कि घायल हालत में की गई लिखाई ओरिजिनल लिखाई से मैच नहीं हो सकती। और सर वैभव पवार जब दोनों राहुलों को राहुल बुलाते नहीं थे तो लिखेंगे क्यों? पॉइंट तो है सर। तो हो सकता है कि कातिल को यह बात पता कि वैभव पवार की इन दोनों राहुलों से अनबन थी, इसलिए उसने पहले कत्ल किया, फिर वैभव पवार की उंगली से उन्हीं के खून से दीवार पर लिख दिया राहुल, ताकि बाकी दुनिया और हम गुमराह हो जाएं और पड़े रहें इन दोनों राहुलों के पीछे। सर राहुल नाम के दोनों लोगों के अलावा हम फिर से अपने तीसरे संदिग्ध पर पहुंच गए, वैभव का बेटा पंकज पवार। अगर पंकज को अपने पिता से सिर्फ गुस्सा होता तो पैसे नहीं छूता। सर हो सकता है इस कत्ल का मोटिव सिर्फ चोरी हो। 13,75,000 रुपए कम नहीं होते। ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज को हमें स्कैनर पर डालना चाहिए, क्योंकि सभी को दोनों राहुल और वैभव पवार के बीच की दुश्मनी का पता था। अब वैभव के परिवार की तरह सारा ऑफिस हमारी संदिग्ध लिस्ट में शामिल किया गया। हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, कोई ठोस दिशा नहीं मिल रही थी इन्वेस्टिगेशन को। आखिर इस कत्ल का मकसद क्या था? बस एक बात के बारे में हम पक्का थे कि ये अंदर की बात थी। इसमें दो राय नहीं थी कि कातिल को पीड़ित और उसके इर्द गिर्द की सारी बातों की काफी जानकारी थी। चल जल्दी ले ले, चल जल्दी अंदर ले ले, चलो। जेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स के हर कर्मचारी का इतिहास खोद निकाला गया, क्रिमिनल कनेक्शंस ढूंढे गए, पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या इनमें से किसी का भी क्रिमिनल कनेक्शन इस कत्ल के साथ जुड़ता है या नहीं। हमारा सबसे गहरा शक उस वक्त पीड़ित के बेटे पंकज पवार पर था, पर हम उसके खिलाफ या अन्य किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कुछ ठोस साबित नहीं कर पाए। सर दोनों राहुल और पंकज की फोन लोकेशंस उनके घर की हैं, 4 नवंबर की रात से लेके 5 नवंबर की सुबह तक। राहुल दीवार पर राहुल लिखकर छोड़ा गया, चाबियां इस्तेमाल हुई, सीसीटीवी रिकॉर्डर गायब है। ये किसी राह चलते या बाहर वाले चोर का काम नहीं है। सर वॉचमैन चंदू 3rd डिग्री के बाद भी अपने बयान पर टिका हुआ है और सर मुझे लगता है वो सच बोल रहा है। सबसे बड़ा सच ये है कि कातिल उसी ऑफिस का है, उसी ऑफिस के 6-7 कर्मचारियों में, उसी ऑफिस के दरवाजे, ताले और चाबियों में कहीं इस केस का राज छुपा है। कदम, हम कोई अहम कड़ी मिस कर रहे हैं। वो अहम कड़ी आखिरकार हमारे सामने प्रकट हुई। इस कड़ी पर अतीत की धूल जमी थी, उसे हटाकर उसी से वर्तमान की धुंध हटानी थी। सर लगता है यही हमारी कड़ी है और यही हमारा मुजरिम। कोल्हापुर पुलिस से फाइल्स मंगवाई हैं सर। गुड, पर्दा गिराने का टाइम आ गया। दीपक चितले। राम राम सर। मुंह पे राम, बगल में छुरी। चल बता वो छुरी कहाँ है जिससे तूने वैभव पवार का गला काट डाला? ये क्या बात कर रहे हो साहब? मैं तो जेडी कंपनी का एक मामूली ड्राइवर हूँ साहब। मुझे लग रहा है कि कोई मेरे कंधे पे रख के घोड़ा दबा रहा है। फिर हमें वो कंधा दिखा, नहीं तो हम तेरा टेटुआ दबा देंगे। चलो सर क्या बोल रहे हैं? अरे भाऊ ऐका तर खरी सर मी खरंच सांगतो, मी काय नाही केलंय सर। और सर सर ने कि मेरे कुछ किया नहीं है तो। राखी चितले, 4 दिसंबर की रात को तेरा पति घर पर नहीं था। झूठ मत बोलना।
वो तो नाइट ड्यूटी पर थे। वो जेडी एजेंसी में टेम्पो ड्राइवर है ना। वो कब लौटा? सुबह लौटे थे मैडम। हाँ मैडम, मेरे पति का वैभव साहब के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। साहब कोई मुझे गलत फंसा रहा है। दीपक, तुमने जो चुराया था ना वो सीसीटीवी का बाहर वाला रिकॉर्डर था, लेकिन एक रिकॉर्डर अंदर की तरफ होता है, विच इज कॉल्ड इंटरनल रिकॉर्डर। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिकॉर्डर। मैंने कहा था ना, इसे नहीं पता होगा। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो कत्ल के सुबह ही सब कुछ साफ हो गया होता ना। सर अंदर कोई रिकॉर्डर नहीं होता। तू टेम्पो ड्राइवर है, 7वीं फेल, और तुझे सीसीटीवी के बारे में सब कुछ पता है। मैं बताऊं कैसे? 4 साल पहले कोल्हापुर में तेरी चोरी सीसीटीवी की वजह से पकड़ी गई थी, और इस बारी तूने सीसीटीवी का रिकॉर्डर ही गायब कर दिया। मंगतराम ट्रेडिंग, साल 2013, कोल्हापुर। दीपक चितले, वो टेम्पो ड्राइवर, कोल्हापुर में भी चाबियों से दरवाजे खोले गए थे। मंगतराम ट्रेडिंग कंपनी से 4.5 लाख रुपए लेकर भागा था। सीसीटीवी ने पकड़वा दिया। तेरी बीवी ने सब बक दिया। उसने बताया कि बोल के गया था कि रात को डिलीवरी ड्यूटी है, लेकिन टेम्पो तो सारी रात जेडी ऑफिस के कंपाउंड में खड़ा था, और अगली सुबह जब वापस आया तो पैसे लेकर आया, बहुत सारे पैसे। तूने अपना फोन भी जानबूझ के अपने घर पे छोड़ दिया। तुझे पता था पुलिस सबकी कॉल लोकेशन निकलवाएगी। बहुत शाना है तू। हाँ, तेरी चोरी पकड़ी गई। अब सब कुछ अपने मुंह से बोलेगा ना तो आगे भी बोलने लायक बचेगा। शानपंथी करेगा ना तो ना बोलने लायक रहेगा ना चलने लायक। जी मैंने ही किया था साहब। वो तो हम जानते ही हैं। तो ये बता कि कैसे किया और अंदर घुसा कैसे? घुसा नहीं था साहब, अंदर ही था, बाहर गया ही नहीं। मुझे सबका टाइमिंग मालूम था। मोहिनी सबसे लास्ट निकलती थी 7 और 8 बजे के बीच में। फिर 8 और 8:30 बजे के बीच में वैभव भाव का लड़का पंकज खाना लेकर आता। मैंने पंकज के जाने का इंतजार किया। मुझे पता था फिर चंदू सारे दरवाजों पर ताला लगाएगा। मैंने उसे वो करते हुए भी देखा। मुझे चंदू का प्रोग्राम भी पता था। वो 12 साढ़े 12 बजे तक ईमानदारी से बैठता और फिर अपने कैबिन में जाके सो जाता था। मैंने थोड़ी देर और इंतज़ार किया और फिर चला गया ऊपर। मुझे पता था कि सीसीटीवी का रिकॉर्डर पुरोहित सर के कमरे में होता है। बाहर कैसे निकला? काफी अरसे से मैंने नजर रखी थी और पता लगाया था कि ऑफिस के दरवाजे और कंपाउंड के गेट की चाबियां कौन सी हैं। पैसे कहाँ हैं दीपक चितले? दीपक के घर के पीछे से हमने सारे पैसे बरामद किए। दीपक ने उस 13,75,000 में से सिर्फ 4,000 रुपए खर्च किए थे। राहुल जी, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो दीपक को उसकी बैकग्राउंड चेक किए बिना नौकरी पर रखा। सर दीपक तो पहले से ही था हमारे यहाँ नौकरी पर। वैभव बाबू ने उसे अपॉइंट किया था। मतलब ये दीपक लंबे अरसे से ये प्लानिंग कर रहा था। डिटेल में स्टडी कर रहा था लंबे अरसे से। ऐसे ही मार दिया वैभव बाबू को सिर्फ पैसों के लिए। काम को लेके मैंने कभी तेरे बाबा पर कोई शक नहीं किया पंकज। ये मोहिनी, इसमें कोई सच तो नहीं है। तूने बाबा पे हमेशा भरोसा किया, तो अब उन पे क्यों शक कर रही है जब वो हमारे साथ ही नहीं है? वैसे भी अभी
क्या फर्क पड़ता है आई? दरवाजा बंद सिर्फ कैश की काउंटिंग के लिए ही किया जाता था, और कैश इतना होता था कि घंटों लग जाते थे। अगली बार अगर आप लोगों को किसी के कैरेक्टर पे डाउट होना, और खास करके तुम्हें अनीता केलकर, तो अपने ख्यालों के सफेद घोड़ों से नीचे उतरो और हिम्मत करके बंदे और बंदी से सामने से पूछो। ये मन घड़त कहानी मत बनाओ। अगली बार अगर तुमने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की ना अनीता, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गुड मॉर्निंग महिमा जी। गुड मॉर्निंग साधु। ये रही आपकी स्पेशल इलायची वाली चाय। थैंक यू। प्रकाश, ये महिमा जी आज ऑफिस नहीं आई, मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया। कल कुछ कहा था क्या उन्होंने तुमसे? नहीं माँ जी, महिमा जी ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। सर, महिमा जी आज ऑफिस नहीं आई हैं, कुछ बताई भी नहीं थी छुट्टी लेने के बारे में। फोन करो महिमा को और उनसे पूछो कि मटेरियल कोटेशन की फाइल कहाँ है। सर, फोन किया था मैंने, लेकिन महिमा जी फोन नहीं उठा रही हैं। ट्राई करते रहो और मैसेज करो, वो फाइल हेड ऑफिस भेजनी है आज के आज। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। चाबी लाए हैं ना? चाबी? नहीं, मेरे पास तो चाबी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मकान मालिक। चाबी? वो दोनों चाबी तो महिमा जी अपने साथ रखती थी। सेल्फ लॉकिंग दरवाजा है? हाँ जी, पर चाबी नहीं है मेरे पास। दरवाजा तोड़कर अंदर जाना होगा। कल भी महिमा जी ने कचरे का डब्बा बाहर नहीं रखा साहब, आज भी नहीं रखा। थोड़ा अजीब लगा साहब। मैंने फिर उस खिड़की से झाँका। ये महिमा बिस्ती अकेली रहती थी यहाँ? जी जी साहब, 2 साल से रह रही थी महिमा जी। PWD में कर्मचारी थी। या जोधपुर में या फिर आसपास के इलाकों में कोई इनका रिश्तेदार रहता है? ठीक से तो नहीं पता, पर महिमा जी की फैमिली आसपास ही कहीं रहती है। पर कहाँ? इतला तो करनी होगी ना। शायद उनके दफ्तर में किसी को कुछ पता हो। यहीं पास ही कुमारिया रोड पर है उनका दफ्तर। इस वक्त हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसा लगता है महिमा जी का गला घोटा गया था। क्या? हमने कल कितने फोन किए यहाँ से, वही मैं सोच रहा था। बिना बताए महिमा जी कभी छुट्टी लेती नहीं थी। मैडम जी, मुकेश बिस्ती
महिमा का भाई है, उसमें नंबर और एड्रेस दोनों है। जी हाँ, मैं मुकेश बिष्टी बोल रहा हूँ। आप महिमा बिष्टी के बड़े भाई हैं मुकेश? हाँ जी। आप कौन? जोधपुर पुलिस। बापू, जोधपुर पुलिस का फोन था। किस लिए? वो महिमा नहीं रही। क्या? जी, ये मेरी बहन महिमा है। अभी पोस्टमार्टम करना बाकी है, उसके बाद आप लोग दाह संस्कार कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? किसने किया ये सब? अभी तहकीकात शुरू हुई है हेमचंद जी, हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। लॉकर में कैश और सोना ज्यों का था, लैपटॉप, स्मार्टफोन, पर्स ज्यों के त्यों। लगता है एक भी चीज़ नहीं चुराई गई, लेकिन हाँ, सब चीज़ों को खोलकर ज़रूर देखा गया। क्या चोरी हुआ है, आप कुछ बता सकते हैं? हमें क्या पता उसके पास क्या था और क्या नहीं। हम जोधपुर उतना आते नहीं थे और महिमा हमारे गांव उसिया नहीं आती थी। महिमा अकेली थी? मेरा मतलब शादी नहीं की थी उसने? 7 साल पहले शादी हुई थी साहब उसकी पीयूष चौधरी से, लेकिन 6 महीने के भीतर ही शादी टूट गई साहब। तब से वो अकेली ही रहती थी। महिमा का 2 साल पहले जोधपुर ट्रांसफर हुआ था? हाँ साहब, उसकी बदली होती रहती थी, पर हमें ये नहीं मालूम कब और किधर। महिमा से उतनी बात नहीं होती थी हमारी। मुकेश, महिमा तुम्हारी सगी बहन थी ना? आप लोगों को महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता? 7 साल पहले तक सब कुछ पता था, लेकिन जब से वो अपने पति से अलग हुई, समझो सबसे ही अलग हो गई। पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ बातें सामने आई? जी हाँ, काफी मजबूत हाथों से गला घोटा गया था। सेक्सुअल असॉल्ट? जी नहीं, पर विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव थी। ये बात आपको बताने का मतलब ये है कि पति से तलाक हो जाने के बाद क्या महिमा की जिंदगी में कोई और आदमी था? साहब, हमने आपको बताया ना, महिमा से उतनी बात नहीं होती थी हमारी। और ऐसा भी नहीं साहब कि हमारा उसके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं। कभी कभार फोन पे बात हो जाती थी, और महिमा तो बहुत अच्छा कमाती भी थी साहब। कभी कभी हमारी मदद करने के लिए घर पे पैसे भी भेजती थी। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी महिमा से? कुछ 6 महीने पहले मिले होंगे। महिमा कुछ 8 साल से थी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। यहाँ जोधपुर आने से पहले शायद बाड़मेर में थी। जी, वो थी तो सीनियर क्लर्क, लेकिन मैनेजर की काबिलियत रखती थी, एकदम अप टू डेट, खास करके न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर। आप तो जानते ही हैं सरकारी दफ्तर में बंदे कितना टाइम लेते हैं ये कंप्यूटर और ऑनलाइन के साथ एडजस्ट होने में। लेकिन महिमा बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो गई थी और बड़े दिल से सब कुछ सिखाती भी थी। कोई सॉफ्टवेयर हो, ऐप हो, महिमा जी से पूछो। किसी को नया गैजेट खरीदना हो तो महिमा जी से पूछो। पर क्या महिमा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई झगड़ा हुआ था उसका कभी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मेरे ख्याल से महिमा अकेली रहती थी, तो शायद कोई चोर डकैत। लगता तो नहीं कि घर से एक पैसा भी चुराया गया। 50,000 कैश, मोबाइल, पर्स, गहने, महिमा का लैपटॉप, सब वहीं का वहीं था। अजीब बात है तो। अच्छा, महिमा का कोई अफेयर था क्या? हमें तो बस इतना पता था कि कई सालों से वो सिंगल थी। जी, महिमा जी ने सामने से तो कभी कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना सुना था कि कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी टूट गई थी। वो तो 7 साल पहले की बात है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। क्या अभी उसका कोई अफेयर था? ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं था, कम से कम हमें तो नहीं पता। और सर, हमें नहीं पता मतलब नहीं होगा। और फिर बाहर क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ये हम कैसे जानेंगे? महिमा की ड्यूटी यहाँ 8 घंटे की थी और दिन में तो 24 घंटे होते। नहीं मैडम, मैंने कभी इतनी बारीकी से तो देखा नहीं। चावल में कंकड़ ढूंढने की बात नहीं हो रही है शंकर, मोहल्ले में आने वाले आदमी की बात हो रही है। कभी कोई कार, ऑटो या बाइक से आया हो पिक करने या फिर ड्रॉप करने? नहीं मैडम, आप लक्ष्मण जी से पूछ लीजिए। वैसे भी मकान मालिकों की नज़र ज़्यादा तेज होती है। महिमा जी अकेली रहती थी साहब, किसी और को कभी देखा नहीं। साहब, हर घर का कचरा कुछ कहता है। मैं तो कचरा देखकर बता सकता हूँ साहब कि घर में कितने लोग रहते हैं। तू सिर्फ कचरा नहीं देखता रघु, औरों के घर की खिड़की के अंदर झांक कर भी देखता है। साहब, मुझे सच में चिंता हुई उनकी। चिंता तो मुझे तेरी हो रही है रघु, कि तू मुंह क्यों नहीं खोल रहा है। साहब, रघु सच सच बता दे, 30 नवंबर की रात को महिमा बिस्ती से मिलने कौन आया था? 30 नवंबर क्या, इस एकता कॉलोनी में कभी रात में आता ही नहीं हूँ। मेरी तो दिन की ड्यूटी होती है। नमस्कार परमार साहब। और घनश्याम, क्या हाल है? बढ़िया सर जी, आप कैसे हैं? कैसे याद किया? 2 साल पहले अग्रीमेंट बनाते वक्त आपकी महिमा जी से बात हुई थी किसी आदमी के रहने को लेकर? कभी नहीं। कैटेरी सिंगल हैं और
सिंगल ही रहती थी। आप टाइम टू टाइम नजर रखते आए हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकारी नौकरी कर रही थी महिमा जी, काफ़ी डिसेंट औरत थी, तो ये नज़र रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऊपर से किराया मांगने के लिए कभी घर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वो आपके घर आती थी? किराया कैसे देती थी? कैश या बाय चेक? हर महीने की पहली तारीख को सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती थी। मेरे घर कभी नहीं आई। लेकिन कोई उस घर में जरूर आया था जो कि अजनबी नहीं था, और उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि घर को लूटा गया हो, लेकिन लूटा कुछ नहीं गया। माजरा कुछ और ही है लक्ष्मण जी, कोई बॉयफ्रेंड प्रेमी वाला एंगल मजबूत लग रहा है। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर हाँ, वहाँ अंबिका जी रहती हैं पड़ोस में, हाउसवाइफ हैं। आपकी बात हुई उनसे? सर, महिमा के मोबाइल के कॉल लिस्ट को खंगाला। ज्यादातर लोगों से फोन करते नहीं थे और ना ही वो किसी को करती थी। वैसे भी कल तक कॉल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सर, मुझे एक बात खटक रही है। महिमा की सैलरी थी सिर्फ 21,000। मकान मालिक लक्ष्मण को किराया देती थी 4,500। फिर भी उसने लॉकर में 50,000 कैश में रखे हुए। इमरजेंसी के लिए रखे होंगे शायद, बैकअप। जबकि सब लोगों का कहना है कि महिमा मोस्टली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती थी। अब सारी दुनिया ऑनलाइन थोड़ी ना होती है विजय, और इतना कैश घर में रखना कोई गुनाह तो है नहीं। पर फिर भी अकेली सिंगल औरत, सैलरी सिर्फ 21,000 और उसके घर के लॉकर में कैश 50,000। तुम्हारा इशारा किस तरफ है अभिजीत? मतलब ये गलत पैसा था, रिश्वत विश्वत? सरकारी नौकरी थी सर। निधि, महिमा के लैपटॉप में कुछ मिला? मर्डर की तरफ इशारा करे ऐसा तो कुछ नहीं मिला सर। फिर भी मैं महिमा की पड़ोसी अंबिका से बात करती हूँ। वैसे मैंने देखा तो नहीं कभी किसी को महिमा के घर आते हुए। कभी कुछ सुना हो? I mean, महिमा ने आपसे कभी कुछ कहा हो? एक बार मैंने उससे पूछा था कि शादी क्यों नहीं की, तो ये के घर बात काट दी कि शादी हुई थी कुछ साल पहले पर टिकी नहीं। उसके आगे तो आपने कुछ पूछा होगा ना, या फिर महिमा ने आपसे कुछ कहा हो? ना मैंने आगे कुछ पूछा और ना महिमा ने कुछ बताया। देखिए अंबिका जी, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। कभी ऐसी गपशप करते हुए कुछ बताया हो महिमा ने? किसी में कोई इंटरेस्ट, कॉलोनी का कोई आदमी या फिर ऑफिस का कोई कलीग? मैं दूसरी औरतों के साथ ज्यादा गपशप नहीं लड़ाती। हाँ, महिमा के साथ काफी बातें हो जाती थी, लेकिन मर्द वर्द को लेकर के कोई बात नहीं की हमने। कोई मर्द तो था महिमा की जिंदगी में अंबिका जी, पोस्टमार्टम से पता चला है। सेक्सुअली एक्टिव थी। मैडम, मुझे तो इस बात की भनक भी नहीं लगी कभी। और फिर ये सब बातें पूछी थोड़ी ना जाती हैं, और सामने से कोई औरत अपनी पड़ोसन को ये सब क्यों बताएगी भला? लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी में जैसे भी हो, महिमा मेरे साथ अच्छी थी, नेक थी। सामने से उसने कई बार पूछा भी मुझसे कि पैसों वैसों की जरूरत हो तो बताना। पैसों की जरूरत? हाँ, मतलब लोन वगैरह चाहिए हो तो। अच्छा अंबिका, कभी तुम्हें पैसों की जरूरत हो या फिर कोई लोन वोन चाहिए तो मुझसे कहना, इंतजाम कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ऐसे ही घर पे चाय के लिए बुलाया और फिर लोन ऑफर किया आपके बिना पूछे? वो 6 महीने पहले हमने अपने पूरे घर की मरम्मत कराई थी, जिसके लिए हमने लोन लिया था। बस मैं इस बात का जिक्र कर रही थी महिमा से, तब उसने मुझे बोला था कि अगर पैसों की जरूरत हो तो वो लोन दे सकती है। मतलब महिमा ने सामने से लोन ऑफर किया? सर, महिमा बिस्ती के कॉल रिकॉर्ड। $4,500 किराया था महीने का, एग्रीमेंट में भी लिखा है। और 2 साल से एग्रीमेंट बदला नहीं और ना ही किराया बदला। जी, वो अकेली रहती थी इसलिए मैंने किराया बढ़ाया नहीं। आपने हमसे ये भी कहा कि महिमा हर महीने की पहली तारीख को अपना किराया बराबर से ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती। जी पक्का? हर महीने की पहली तारीख को? दरअसल वो 8 महीने पहले महिमा जी ने मुझे पूरे साल का किराया एक साथ एडवांस में दे दिया था, जब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? 8 महीने पहले तक तो ऐसे ही हर महीने का महीने ट्रांसफ़र करती थी। फिर 8 महीने पहले पूरे 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया? जी। कैश में? हाँ। जो औरत हर पेमेंट को ऑनलाइन ट्रांसफर करना पसंद करती थी, वो अचानक से कैश देने लगी, क्यों? महिमा जी के पास थे, उन्होंने दिए तो मैंने ले लिए। मैं भला उनसे क्यों पूछता है? पर हम पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी, हम पूछ रहे हैं। 1 साल का किराया मतलब 54,000 रुपए।
आप सोच कर बताइए, महिमा बिस्ती ने आपको इतना ही कैश दिया या इससे ज्यादा? थोड़ा ज़्यादा, मतलब लोन दिया था महिमा जी ने मुझे। मतलब महिमा ने सामने से लोन ऑफर किया? हाँ, और महिमा ने मुझे ये भी बताया था कि उसने अपने मकान मालिक लक्ष्मण जी को भी लोन दिया है। वो जो लक्ष्मण जी है ना, उन्हें 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, मैंने तुरंत दे दिए। तुम्हें चाहिए तो तुम्हें भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का तो बैंक से ही लोन हो गया था। महिमा लोन देने का भी काम करती थी? आपने कभी पूछा नहीं कि इतने पैसों का इंतजाम वो कहाँ से करती है? अब मैडम, जिस गांव जाना नहीं है उसका पता क्यों पूछती मैं? दरअसल मैंने एक फ्लैट बुक किया था जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। महिमा जी सोच रहा था कि बैंक से 4 लाख रुपए का लोन ले लूं, लेकिन अगर आप 1 साल का किराया एडवांस में देती हैं और कुछ यहाँ वहाँ से जुटा लूँ तो सिर्फ 2.5 लाख का लोन लेना पड़ेगा। आप बैंक से 2.5 लाख का लोन लेने की सोच रहे हैं? हाँ, मतलब अगर आप 1 साल का किराया एडवांस में दे सकती हैं तो। हाँ, तो मैं आपको 1 साल का किराया और 2.5 लाख का लोन दोनों दे सकती हूँ। क्या? हाँ, और ब्याज भी बैंक से कम लूंगी। सालाना सिर्फ 6% ब्याज ले रही थी महिमा जी मुझसे, जो मैं उन्हें महीने के महीने दे देता था। कैश या ऑनलाइन ट्रांसफर? ऑनलाइन ट्रांसफर तो मुझे नहीं आता। हाँ, ये जीएसटी के बाद थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, पर महिमा जी भी ब्याज कैश में ही चाहती थी। तो लोन देने के लिए इतना कैश आता कहाँ से था महिमा बिस्ती के पास? वो तो मुझे नहीं मालूम। पर यह मालूम था कि सारा पैसा कैश में लिया है, तो उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। क्योंकि महिमा मर चुकी है तो अब पैसा लौटाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है लक्ष्मण सिंह? उसकी फैमिली को पता नहीं कि महिमा क्या करती थी, कैसे करती थी, तो सोचा महिमा को मार देते हैं। उसके बाद ब्याज तो दूर, लाखों का लोन भी माफ हो जाएगा। लाखों क्या, करोड़ों का भी फायदा होता ना तो मैं किसी को नहीं मारता। एक सीधा सा बिजनेसमैन हूँ, यहीं जोधपुर में घंटाघर के पास दुकान है मेरी। पैसों के लिए मैं किसी का खून कर दूं, ऐसा आदमी नहीं हूँ। तो फिर ऐसा आदमी और कौन हो सकता है लक्ष्मण? साहब मैं क्या जानूं। महिमा जी मेरी किराएदार थी, इससे आगे मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। तो फिर किसका वास्ता था, किसका रिश्ता था लक्ष्मण सिंह? अरे नाम वाम छोड़िए, काम बोलिए जी। काम फोन आपने किया है, बोलो क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए? तू चाहिए। अब चाहे तू गाड़ी में आ, चल के आ, दौड़ के आ या उड़ के आ, लेकिन अभी आ जा। एकता नगर पुलिस थाना। किस सिलसिले में साहब? अधूरा सिलसिला है, नाम है महिमा बिस्ती मर्डर केस। जानता है ना तू महिमा बिस्ती को? हाँ साहब जानता हूँ, वो PWD वाली मैडम ना, बड़ा अखबार में मैंने। अब नाम बोलेगा? मैं निकुंज राणा। और मैं सब इंस्पेक्टर अभिजीत कुमार। चल अब जल्दी आ जा। लेकिन मैंने तो सब इंस्पेक्टर कुमार को महिमा की सैलरी की सारी डिटेल्स दे दी थी। अर्जुन जी, सैलरी, बोनस सब मिलाकर साल का ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए कमाती थी महिमा। तो अपने मकान मालिक लक्ष्मण को 2.5 लाख लोन कैसे दी, वो भी कैश? और मर्डर के बाद उसके घर से 50,000 और कैश मिले। महिमा की सैलरी का सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में वैसे के वैसा ही, सिर्फ बिल्स ऑनलाइन पे हुए। तो इतना कैश आता कहाँ से था? क्या वो घूस लेती थी? नहीं, नामुमकिन है ये तो। इतना भरोसा नहीं, मतलब एक तो ट्रैक रिकॉर्ड, महिमा के बारे में कभी कोई ऐसी बात अफवाह के तौर पे भी नहीं उड़ी थी। और दूसरी बात ये कि महिमा जिस पोजीशन में थी तो संभावना नहीं उठती थी कि कोई आदमी उसे किसी ऐसे काम के लिए कोई घूस ऑफर करे। तो फिर डीमोनेटाइजेशन के बाद भी नए नोटों में इतना सारा पैसा, वो भी कैश में, महिमा जी कहाँ से लोन दे रही थी? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। लोन? हाँ, लोन, कैश। हाँ, याद आया, महिमा जी ने लोन तो दिया था। आपको भी लोन दिया था मोहन जी? मुझे नहीं, प्रकाश गाड़ी ले रहा था। जी मैडम, महिमा जी ने मुझे लोन दिया था। कितना? 1.5 लाख रुपए। कब लिया था लोन? 4 महीने पहले। हमारी और महिमा जी की बात हो रही थी कैंटीन में, तब मैंने उनको बताया था कि मैं कार लेने वाला हूँ लोन पर। अरे सेकेंड हैंड गाड़ी है तो क्या हुआ, तुम्हारी तो पहली गाड़ी है ना प्रकाश, मुबारक हो। अभी एकदम फाइनल नहीं है महिमा जी, लोन पास होना बाकी है। लोन कहाँ से ले रहे हो लोन? वो घंटाघर के पास एक फाइनेंस कंपनी है, 1.5 लाख रुपए का लोन दे रही है, 12% के ब्याज पे। 12? जी। अच्छा, अगर तुम्हें 12 की बजाय 10% पे लोन मिल जाए तो? कैसे महिमा जी? मुझसे? प्रकाश 1.5 लाख तुम्हें, 2.5 लाख अपने मकान मालिक लक्ष्मण सिंह को। महिमा कोई खानदानी रईस भी नहीं थी। उसके पिता और भाई गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। महिमा उन्हें भी पैसों की मदद करती थी। लगता है एक पूरा पैरेलल बैंकिंग चल रहा था इस महिमा का। मोहन सिंह जी, आपने कितने लाख का लोन लिया था इस महिमा से? मैंने कोई लोन नहीं लिया है मैडम जी। इसने प्रकाश ने लोन लिया था और बताया था मुझे। मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि महिमा जी ने दूसरों को भी लोन दिया। और आखिरकार इसमें गलत क्या है? आखिर वो सबकी मदद ही तो कर रही थी ना। प्रकाश, ये मदद करने के लिए महिमा के पास पैसे कहाँ से आते थे? और कार लेने के बाद तुमने उसकी कितनी मदद की?
कितनी बार घर ड्रॉप किया तुमने उसे अपनी कार में? घर ड्रॉप का क्या मतलब साहब? निकुंज राणा, 1 महीने पहले तक तेरी महिमा बिस्ती से 1 हफ्ते में कम से कम 2-3 बार बातचीत होती थी। तू टैक्सी ड्राइवर है, कार ड्रॉप का मतलब होता है सवारी, या तू किसी और ही कहानी पर सवार है? मालिक, पीडब्ल्यूडी वालों को जब भी गाड़ी की जरूरत होती है मेरी गाड़ी बुलाते हैं। इसी चक्कर में एक बारी महिमा जी को ऑफिस से घर छोड़ना हुआ रात को, उसके बाद फिर उनको जब भी जरूरत होती मुझी को बुलाती ही थी। पीडब्ल्यूडी के क्लर्क लोगों का ऑफिशियल काम से कहीं भी बाहर आना जाना नहीं होता, और महिमा बिस्ती ओसियां अपने बाप के घर पिछले 6 महीने से नहीं गई थी। मेरा मतलब उनको अपने किसी प्राइवेट काम से कहीं जाना होता तो बुलाती थी। कैसा प्राइवेट काम? मतलब रात को होटल में कभी डिनर विनर करने जाना हो। किसके साथ? मुझे क्या पता साहब, मेरा काम था ले जाना और छोड़ना, बस। ये डिनर कहीं तेरे साथ तो नहीं होता था ना? क्या बोल रहे हो साहब? कहाँ वो मैडम, कहाँ मैं ड्राइवर? डिनर के अलावा और कहाँ जाना होता? कभी मेहरानगढ़, कभी शास्त्री सर्कल, तो कभी घंटाघर। अकेली घूमती थी महिमा? अब घूमने जाती या काम से जाती ये सब तो हमें नहीं पता होता था साहब। हाँ ये है कि जोधपुर सिटी के अंदर ही अंदर जाना आना होता था। जान पहचान हुई थी तेरी? कभी तो पूछा होगा तूने कि कहाँ जाती हो, किस काम से जाती हो, वगैरह वगैरह? ये मैं कैसे पूछता साहब, मेरा काम था गाड़ी चलाना, किराया लेना। क्या लोन भी लिया था तूने महिमा से? मैंने महिमा जी से तो क्या, मैंने आज तक अपने बाप से कभी लोन नहीं लिया है। मेरी गाड़ी भी किराए की है, घर भी किराए का है साहब। घनश्याम, ये निकुंज कुछ डरा हुआ लगा क्या? किसी भी सवाल पर थोड़ा सा भी बेचैन हुआ हो? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अजीब है, ये महिमा इस निकुंज के साथ बार बार उसकी टैक्सी में यहाँ क्यों घूमेगी? अकेले डिनर पे क्यों जाएगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि निकुंज झूठ बोल रहा है। हो सकता है सर, अब कहते हैं तो अपने खबरी को निकुंज के पीछे लगा देता हूँ। लगा दो। ये निकुंज महिमा के फोन रिकॉर्ड से मिली एक संदेहजनक कड़ी है। और एक काम करो, इस निकुंज के फोन की लोकेशन रिपोर्ट भी निकलवाओ। ओके सर। वैसे 30 नवंबर की रात को इस महिमा और निकुंज के बीच कोई बातचीत तो नहीं हुई थी? क्या महिमा बिश्ती वाकई में इतनी रहस्यमयी औरत थी? ढेर सारे पैसे का लेन देन था उसका, पर किसी को यह नहीं मालूम कि इतना सारा पैसा उसके पास आता कहां से था। सर, इतने सारे लोगों में कह पाना मुश्किल है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन छुपा रहा है। सर, मकान मालिक लक्ष्मण सिंह और ऑफिस कलीग प्रकाश वाजपेयी, ये 2 देनदार तो हमारे सामने हैं। हो सकता है कि इनसे भी कई ज्यादा बड़े देनदार हों जो महिमा को लोन वापस ना करना चाहते। मुमकिन। रहस्य नंबर 1, महिमा के पास इतना सारा पैसा आता कहां से था? महिमा ऐसा क्या करती थी? रहस्य नंबर 2, महिमा सेक्सुअली एक्टिव थी, तो उसका प्रेमी कौन था? सर, मकान मालिक लक्ष्मण सिंह। उसके पीछे एक आदमी लगाए तो है, बट अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है जो उसे इस केस के साथ कनेक्ट करे। और रही बात महिमा बिस्ती की पर्सनल लाइफ की, तो उसके प्रेमी के बारे में लीड मिलना थोड़ा मुश्किल है। कैब ड्राइवर निकुंज राणा? कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है सर। समझ में नहीं आ रहा है कि महिमा बिस्ती अकेली टैक्सी में किसके पास जाती होगी। पूरे चांसेस हैं कि ऑफिस का कोई इन्वॉल्व था महिमा के साथ, पर कौन? महिमा के पास कहीं से ढेर सारा पैसा आ रहा, पर कहां से? 30 नवंबर की रात को कोई महिमा से मिलने उसके घर आया। जाहिर सी बात है सर, महिमा उसे जानती थी, शायद बहुत अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने के कहीं कोई निशान नहीं मिले सर। महिमा ने उस आदमी को घर के अंदर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उस रात ना तो कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और ना ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी। बस उस शख्स ने मजबूती से महिमा का गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया। और ये सब हुआ रात 10 और 12 के बीच। शायद मकसद कत्ल का ही था सर। पहले महिमा का कत्ल किया गया, उसके बाद घर के लॉकर, अलमारी सब खोले गए ताकि लगे कि चोरी के लिए मर्डर किया गया, पर दरअसल चुराया कुछ भी नहीं गया। सर, अगर हमें गुमराह करने के लिए हमारी आंखों में चोरी की धूल झोंकी जा रही है, तो कातिल कुछ तो चुराता, कुछ तो। राइट, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। शायद हत्यारा कुछ और ही ढूंढ रहा हो। मतलब कुछ ऐसा जिससे शायद महिमा उसे ब्लैकमेल कर रही हो। क्या हो सकता है ऐसा? सही है, पेन ड्राइव ज्वेलरी बॉक्स में कान की बाली के नीचे छुपाया गया था।
इस आदमी को शायद मालूम नहीं था कि महिमा उनके प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड कर रही है। सर एक और वीडियो है ये एक ही पेन ड्राइव मिला? सर श्योर होने के लिए हमने घर का कोना कोना छान मारा। शायद हमारी ये थ्योरी सही थी सर, कि कोई कुछ तो ढूंढने आया था जो नहीं मिला। वो शायद ये था पेन ड्राइव। सर महिमा शायद इन वीडियोस के जरिए इन दोनों आदमियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होगी। और हो सकता है सर, इन वीडियोस में जो दो आदमी दिखाई दे रहे हैं, इनमें से ही कोई कातिल हो। ये तब हो सकता है जब सिर्फ ये दो लोग ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। क्या पता और लोग भी हैं जिनकी सेक्स टेप बनी है। सर शुरुआत इन दोनों आदमियों से करते हैं। इन दोनों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। पहले पता तो चले कि आखिर ये सेक्स टेप बनाने का माजरा क्या है, कोई प्राइवेट सनक या क्रिमिनल मकसद, ये इन दोनों से पता चलेगा। नमस्कार परमार साहब। नमस्ते घनश्याम, क्या हालचाल? बस परमार साहब लगे हैं महिमा बिस्ती केस में। मिला कोई? 2 बंदे तो भरे हैं इस केस में, अब देखते हैं कब हाथ लगते हैं। हेलो जी, जी हाँ अविनाश पुनिया बोल रहा हूँ जी। जी हाँ मैं ही उस होटल का ओनर हूँ। ठीक है। मैं हेलो जी हाँ, मैं जयराम बाफना बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, मैं बैंक में सर्विस करता हूँ। जी 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 हाँ। जी हाँ, ये मैं ही हूँ। आपके बारे में पता लगाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा जयराम बाफना। जानता था, बिल्कुल जानता था। बल्कि महिमा की मौत के बारे में मैंने पेपर में भी पढ़ा था। मौत नहीं, मर्डर। कहाँ मिले थे महिमा से? अपने होटल के रेस्टोरेंट में मिला था मैं पहली बार महिमा से। महिमा बिस्ती का हमारे बैंक में अकाउंट था सर, इसलिए जानता था उसे। ये भी जानते थे ना कि महिमा का मर्डर हो चुका है 5 दिन पहले? जी पढ़ा था। ये जो तस्वीर है जिससे हमने आपको ट्रेस किया, ये एक वीडियो रिकॉर्डिंग से ली। वो वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें आपकी और महिमा बिस्ती की प्राइवेट मुलाकात कैद है। सर मैं समझ गया। इतना तो हम भी समझ गए जयराम बाफना कि आप काफी करीब थे महिमा के। करीब मतलब? हाँ, एक तरह से था। देखिए सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। उस टेप में हमने जो देखा वो सेक्स नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेक्स नहीं था, पर उसके अलावा और कुछ नहीं था सर। कोई इमोशनल बंधन नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। महिमा अट्रैक्टिव थी, उसने मुझे सिग्नल दिए। वो चाहती थी कि हम आगे बढ़ें और मैं भी। हम दोनों की इच्छा से हम साथ में वक्त बिताते थे। और दोनों की इच्छा से साथ में बिताए गए उस वक्त की रिकॉर्डिंग भी होती थी। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, बच्चे हैं मेरे। मैं भला ऐसा वीडियो बनाने का खतरा मोल क्यों लूंगा? मतलब खतरा था महिमा से? मेरे और महिमा के बीच में जो भी जिस्मानी ताल्लुकात थे वो हमारी मर्जी से थे, लेकिन उसने ये वीडियो कब बनाया, कैसे बनाया, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। और उसके बाद ही तो ये सारा कुछ शुरू हुआ। क्या? ब्लैकमेल सर, और क्या। महिमा पैसे मांगती थी मुझसे सर, हजारों में नहीं, लाखों में। मुझे झटका उस वक्त लगा जब उसकी असलियत सामने आई। महिमा, ये सरासर नाइंसाफी है महिमा। मैंने कब कहा मैं इंसाफ की पुजारन हूँ? महिमा, ऐसा वीडियो बनाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत खतरनाक है। कहीं ये वीडियो ऑनलाइन चला गया, वायरल हो गया तो हम दोनों को बराबर का नुकसान हो जाएगा। मैं अपना देख लूंगी, तुम अपनी फिक्र करो। वैसे तुम्हारा नुकसान कम हो सकता है, गायब भी हो सकता है, और वो भी सस्ते में। सस्ते में? महिमा, महिमा ये क्या है? मजाक कर रही हो ना? 3 लाख कॉस्ट है, गलती गलती रहेगी, गले का फंदा नहीं बनेगी। 3 लाख क्या महिमा? 3? तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? अविनाश, इसे ब्लैकमेल मत कहो। तुम सोचो तुम मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हो, और वैसे भी 3 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे हाथों कम है ना? तो कहो कब दे रहे हो मुझे मेरा गिफ्ट? पहले 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर और 1,
उसके बाद तो मैं जैसे उसके लिए पैसों का नल बन गया था मैं सर। महिमा जब चाहे खोलती और पैसे गटक जाते। सारा कैश? और नहीं तो क्या सर, ब्लैकमेल, ब्लैक मनी। अब तक 5.5-6 लाख तो जा चुके हैं मेरे। कुछ और भी लोग हैं जिन्हें महिमा ब्लैकमेल करती थी? अब ये बात वो मुझे क्यों बता दी, लेकिन जरूर होंगे। कसाई को एक ही बकरा थोड़े पालता है। और अपना गला बचाने के लिए तुम खुद कसाई बन गए और दबा दिया गला महिमा का। ब्लैकमेलिंग से छुटकारा पाने का यही तरीका था तुम्हारा? अगर उसे मारना ही होता तो जब पहले उसने 2 लाख की मांग की थी तभी मार डालता ना सर। जब महिमा के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ था तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सौदा शुरू हो रहा है। मैं उसे किसी कॉलगल की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा था सर। मुझे लगा एक अकेली औरत है, उसकी अपनी जरूरतें होंगी बस। पैसा बहुत बड़ी जरूरत है जयराम। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है सर। एक तो बैंक में काम करता हूं, ऊपर से खुद को कंगाल होते देखा है मैंने, फिर भी मैंने महिमा को नहीं मारा है सर। जी नहीं, मैं किसी कैब ड्राइवर निकुंज को नहीं जानता। मैं महिमा के घर खुद जाता था पैसे लेकर और उसके हाथ में देता था कैश। रहस्य नंबर 1 तो क्लियर हो गया कि महिमा अपना लोन बिजनेस कैसे चला रही थी। अविनाश मुनिया और जयराम बावना, ये लोग खुद से तो सामने आए नहीं शिकायत लेकर, सब कुछ जानकर भी चुपचाप बैठे थे। हमने ढूंढ निकाला। हो सकता है और भी लोग हों जिनके वीडियोस बने हों। अविनाश और जयराम के पीछे आदमी लगाता हूँ। हालांकि मुझे भी लगता है कि कोई तीसरा भी होगा जिसका वीडियो बना होगा और शायद उसी के लिए महिमा के घर को खंगाला गया। जो आदमी अपना वीडियो खोज रहा होगा उसे अपना वीडियो मिला होगा सर, लेकिन उसने इस वीडियो को पीछे छोड़ दिया। इसका मतलब सर उस आदमी ने वो सारे वीडियोस वहां बैठकर देखे भी होंगे। लगता है हमें और गहराई में जाना होगा, पता करना होगा कि महिमा और कितने लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी और कब से। कोई तो होगा जो महिमा की इन करतूतों से वाकिफ हो। और ताज्जुब की बात तो यह है कि महिमा ने इतने लोगों को लोन दे रखा था, लेकिन उनमें से आज तक कभी भी किसी ने भी महिमा से ये सवाल तक नहीं किया कि वो इतने पैसों का इंतजाम करती कहां से, वो भी कैश। सर गणेश खबरी का फोन आया था। उसे कैब ड्राइवर निकुंज राणा के पीछे लगाया था। निकुंज झूठ बोल रहा है ना? लगता तो ऐसे ही है सर। इस निकुंज के लिए महिमा सिर्फ एक पैसेंजर नहीं थी। गणेश ने बाकी के भी कैब ड्राइवर से बात की। सबका यही कहना है कि कुछ समय पहले वो ऐसे पी पाकर डींगे हाँक रहा था कि उसका किसी लेडी पैसेंजर के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा काम था गाड़ी चलाना, किराया लेना, यही डायलॉग मारा था ना तूने। तो तेरे इस काम के बीच में काम अग्नि कहां से भड़क उठी निकुंज राणा। और ब्लैकमेल, ब्लैकमेल कोई काम नहीं, गुनाह है। देखिए, मैं मानता हूँ मेरा और महिमा मैडम का सिर्फ ड्राइवर और सवारी का रिश्ता नहीं था, लेकिन साहब ये ब्लैकमेल इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ब्लैकमेल पर बाद में आते हैं, तू पहले अपनी लव स्टोरी सुना। साहब लव स्टोरी तो कोई थी नहीं। जो आपने कहा बिल्कुल सही है, काम अग्नि थी, दोनों तरफ भड़कती तब मिलते हैं। एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच तीनों महिमा मैडम के हाथ में ही रहते साहब। जब उनका मूड करता वो बुला लेती। महिमा ने तेरे साथ भी वीडियो बनाया था क्या? ब्लैकमेल कर रही थी? मुझे ब्लैकमेल करके उनको क्या मिलता साहब? पैसे तो मेरे बटुए में उतने ही हैं जितने हैं। मजे तो मैं वैसे ही दे रहा था। वीडियो लीक होता तो बदनामी उनकी होती, मेरी नहीं। तू अब भी सच नहीं बोल रहा है। तू 30 नवंबर की रात को महिमा के घर गया था। अब तो ये बोल कि महिमा को तूने अपने किसी मकसद के लिए मार डाला या फिर किसी और के लिए। साहब नहीं साहब, मैं उस रात अपने घर ही पे था साहब। उस रात मैडम ने मुझे फोन करके नहीं बुलाया था साहब। तो फिर कौन गया था बोलना? ये गया था या ये गया था या ये दोनों गए थे? अबे तो इतनी बार महिमा के घर गया है, इनको तो पहचानता ही होगा ना। साहब मैं इनको नहीं जानता, मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैंने एक बार झूठ बोला था कि मैं मैडम को यहाँ वहाँ ड्रॉप करता था, जबकि वो मुझे फोन करके घर बुलाती थी। बस एक बार कोई हमसे झूठ बोले ना, बस उसके बाद हम उसके हर सच को भी झूठ की तराजू पर तोलते हैं। आखिरी मौका है तेरे पास। अगर तूने सब कुछ सच सच नहीं बोला तो चार्जशीट तेरे नाम की बनेगी और तेरे नाम पर ही बंद होगी। साहब मैं बेगुनाह हूं साहब। मैंने महिमा जी को नहीं मारा है साहब। सर निकुंज राणा के फोन की लोकेशन 30 नवंबर की रात उसके घर की शो कर रही है, रोहिणगढ़ बस्ती। शातिर है, अपना फोन घर पर छोड़ा होगा, दूसरा और कोई फोन होगा। निधि मुझे पक्का लगता है या तो इस निकुंज ड्राइवर ने महिमा बिस्ती को मारा होगा या फिर ये निकुंज जैसा कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। नमस्ते परमार जी।
आपसे एक बात करनी थी महिमा बिस्ती मर्डर केस के बारे में। बोलो घनश्याम। कैलाश नगर पुलिस स्टेशन का एक रिटायर्ड कांस्टेबल है राजेश परमार। 2 साल पहले उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी सर। अभी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। कुछ बात करनी है उसके बारे में? सर ये जो महिमा बिस्ती का मर्डर केस है, मुझे लगता है राजेश परमार शायद उससे जुड़ा है। निकुंज राणा के फोन रिकॉर्ड में राजेश परमार का नंबर बार बार फीचर होता है। पक्का दोनों में जान पहचान। सर पहले मुझे अजीब नहीं लगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के दूसरे दिन से ही राजेश परमार मुझे लगातार फ़ोन करता रहा है केस के बारे में जानने के लिए। और घनश्याम क्या हाल है? बढ़िया सर जी, आप कैसे हैं? कैसे याद किया? बस भाई अखबार में पढ़ रहा था वो महिमा बिस्ती मर्डर केस के बारे में। तुम्हारे थाने में ही होगा ना केस? जी परमार साहब, अभी तो तहकीकात शुरू हुई है पर कोई लीड हाथ नहीं लगी है। सर तब मुझे अजीब नहीं लगा क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। लगा शायद ऐसी बातों बातों में पूछ लिया होगा। फिर जब मैंने गणेश खबरी को निकुंज के पीछे लगाया, उसने बताया कि राजेश परमार निकुंज से काफ़ी मिलता रहा है। और फिर हमने जब निकुंज को पूछताछ के लिए उठाया, उसके साथ साथ राजेश परमार के भी मुझे लगातार फ़ोन पे फ़ोन आते रहे। सर तब मैं सोचने लगा कि राजेश परमार महिमा मर्डर केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। सर ये निकुंज ज़रूर सब जानता है। शायद महिमा का ब्लैकमेल हो रहा विक्टिम निकुंज को जानता होगा और उसने महिमा की सुपारी निकुंज को दे दी होगी। फिर निकुंज ने राजेश परमार को अपने साथ मिला लिया होगा। पुलिस कांस्टेबल था राजेश, इसलिए फॉरेंसिक को क्राइम सीन से कातिल का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला सर। राजेश परमार को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी रडार में। पहले इस निकुंज राणा को तोड़ते हैं। निकुंज, लॉकर, कबर्ड, महिमा के घर की हर चीज से उंगलियों के निशान मिटा दिए गए थे। और ये कैसे हुआ हमें पता है। उन मिटे हुए निशानों ने कातिल पर उंगली उठा दी है। हीरो, कातिल हमें मिल गया है। कत्ल का पूरा चिट्ठा हमारे सामने खुल गया है। 30 नवंबर की रात को तू महिमा के घर गया था। तुझे वहां पूरी ट्रेनिंग के साथ भेजा गया था। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे चोरी हुई है, और चोरी हुई भी, लेकिन पैसों और गहनों की नहीं। सिर्फ 150 रुपए के एक पेन ड्राइव की, जिसमें सेक्स टेप थी, जो महिमा ने बनाई थी किसी को झांसे में फंसाने के लिए। और तुझे भी झांसे में फंसाया गया कत्ल करवाने के लिए। तूने सब जगह से उंगलियों के निशान मिटाए, बस एक गलती करके। एक जगह से हमें तेरी उंगलियों के निशान मिले, ये तुझे पता भी नहीं। ये क्राइम सीन से मिले तेरी उंगलियों के निशान है। चल हाथ दे, हाथ दे। नहीं साहब, हाथ दे। नहीं साहब, नहीं हाथ दे, बोला ना। नहीं साहब, हाथ दे। साहब मेरी उंगलियों के निशान वहां हो ही नहीं सकते साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा महिमा जी को साहब। तूने, सिर्फ तूने मारा है महिमा को, और अब तू मरेगा फांसी के फंदे पर लटक कर। नहीं साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया साहब। सबूत है हमारे पास। सब कत्ल का इरादा कभी था ही नहीं। महिमा जी नाराज हो गई, लेकिन उन्हें मारने का इरादा मेरा कभी नहीं था साहब। नाराज हो गई? हाँ साहब। क्यों नाराज हो गई? मैंने उनको कत्ल नहीं किया है साहब। मैंने नहीं मारा किसी को साहब। अगर तूने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है? अब उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, बस मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा। किसने बोला था? राजेश परमार ने? हाँ साहब, वो परमार साहब मैडम जी पे बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गया? साहब वो मैं परमार साहब को मैडम जी के घर लेके गया था। मैं परमार साहब को तब से जानता हूँ जब से वो कांस्टेबल थे। मैंने बताया उन्हें कि मैं कितने मजे ले रहा हूँ, तो उन्होंने बोला उन्हें भी महिमा जी से मिलना है, देखना है। रिटायर्ड कांस्टेबल सिक्योरिटी गार्ड राजेश परमार क्यों मिलना चाहता था महिमा बिस्ती से? किसकी तरफ से मिलना चाहता था? किसी की तरफ से नहीं। तो फिर उसे मिलना क्यों था महिमा से? उसी के लिए जिसके लिए मैं मिलता था महिमा जी से। निकुंज, कौन है ये? दोस्त है। तो इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसको भी क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है? क्यों इतना फड़फड़ा रही हो मैडम? इसको यहाँ से लेकर जाओ। समझ कर रखा है तुमने मुझे? मैडम समझ वमझ तक क्यों जाना? जैसे निकुंज के साथ मजे करती हो वैसे हमारे साथ भी कर लो। चाहिए तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत बनता है दे देंगे। इस घटिया आदमी को अभी के अभी मेरे घर से बाहर लेकर जाओ, और आज के बाद अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पर हम सभी घटिया हैं। क्यों शराफत का नकाब ओढ़ के रखा है? उतार दो और हमें आजमा कर देखो।
तजुर्बेकार घोड़ा लंबा दौड़ता है। परमार साहब, ये क्या कर दिया आपने? सांस नहीं चल रही है। हे भगवान, आप क्या करेंगे? एक तरफ महिमा जी की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ परमार साहब शुरू हो गए। एक एक चीज खोलना बोलना, उसके बाद सारी चीजें साफ करना, पोंछना, अलमारी, लॉकर, सब। तूने जो जो बोला है वो सब दोबारा बोलना होगा अपने स्टेटमेंट में, और अपने दस्तखत करने होंगे। जो बोलोगे करूंगा साहब, लेकिन मैंने महिमा जी को नहीं मारा साहब, वो परमार ने मारा है, उसने मारा है साहब। राजेश परमार, जय मैडम। चलो तुम्हारा खेल खत्म। निकुंज ने सब उगल दिया है। क्या उगल दिया निकुंज ने? वही जो तुमने उसे समझाया था, मुंह मत खोलना, कुछ बोलना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कैसी बात कर रहा घनश्याम? जानता ना मैं कौन हूँ? तालाब की गंदी मछली को जानने का हमें कोई शौक नहीं। चलो। महिमा बिश्ती को जानने वाला हर कोई उसके कत्ल से दंग रह गया है, और कत्ल के मकसद को जानकर होश उड़ गए हैं सबके। महिमा जो कर रही थी और जिस अंजाम से वो मिली, ये जानने के बाद महिमा के परिवार को भी गहरा आघात पहुंचा। कुछ लोगों को राहत भी मिली जो अपनी ही कमजोरी का शिकार बने थे। हमें कभी पता नहीं चला कि क्या महिमा की ब्लैकमेल लिस्ट में और भी लोग थे, क्या और भी पेन ड्राइव छुपाई गई थी कहीं। हम किसी के प्यार और जिस्मानी रिश्तों के फैसलों पर कोई आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये फैसले ब्लैकमेल जैसे जुर्म को जन्म देते हैं तो ये बात केवल निजी नैतिकता तक सीमित नहीं रहती। वो जुर्म है। दो बालिकों के बीच पूरी सहमति से बिताए गए करीबी पल केवल उन्हीं के होते हैं। उन्हें चुपके से रिकॉर्ड कर किसी को बदनामी की धमकी देना, उस पल को हथियार बनाकर पैसे ऐंठना या कुछ और करवाना, ये एक संगीन जुर्म है। फिर चाहे वो कोई मर्द करे या औरत, वो जुर्म है। अपनी तन्हाई, अपनी लैंगिक इच्छाएं तृप्त करने के लिए महिमा ने जो भी किया, ये उसका निजी मामला था। फिर चाहे कैब ड्राइवर निकुंज राणा के साथ उसका रिश्ता हो या फिर किसी और के साथ, किसी के निजी फैसलों को देखकर उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बिल्कुल गलत है। अपनी मानसिकता से उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और के चरित्र को हल्के में लेना, उसकी रजामंदी की परवाह ना करना किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता, जैसा कि इस केस में राजेश परमार ने किया। हम कल यानी रविवार को फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।